गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर की कड़ी के अंदर मैं महिपाल सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो वीडियो लेक्चर की इस कड़ी के अंदर अपन आज अपना जो फर्स्ट ईयर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है उसका लास्ट सिस्टम अपने रनिंग में है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ने अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट रूप से पढ़ लिया था। उसके बाद में अपन पढ़ रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपने एक्सटर्नल जेनेटेलिया या फीमेल रिप्रोडक्टिव का जो प्राइमरी ऑर्गन है वो पढ़ लिया था, ओवेरी। असेसरी जो ऑर्गन्स है या असेसरी जो डक्ट है या असेसरी जो ग्लैंड्स है उसके अंदर असेसरी डक्ट के अंदर अपन ने फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना पढ़ लिया था। और लास्ट जो अपना टॉपिक बचा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही है, वो है असेसरी ग्लैंड ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। असेसरी ग्लैंड, और वह असेसरी ग्लैंड कौन सी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की? वो है मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड। तो मेमरी ग्लैंड किसका पार्ट है बच्चों? मेमरी ग्लैंड क्या है? ब्रेस्ट का। ब्रेस्ट किससे बना होता है? मेमरी ग्लैंड से। तो आज अपन पढ़ेंगे ब्रेस्ट के बारे में। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं ब्रेस्ट के बारे में। अब बात आती है कि ब्रेस्ट कैसे असेसरी ऑर्गन है, सहायक ग्लैंड कैसे है, असेसरी ग्लैंड कैसे है, असेसरी अंग कैसे है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो असेसरी ग्लैंड इसलिए है क्योंकि जब बेबी बर्थ होता है तो बर्थ के बाद में बेबी को जो सप्लीमेंट्री जो न्यूट्रिशन देना चाहिए, सप्लीमेंट्री नहीं, जो न्यूट्रिशन देना चाहिए वो ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा ही फुलफिलमेंट होता है। और ब्रेस्ट मिल्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। हालांकि सप्लीमेंट्री फूड हो सकता है लेकिन सब्स्टिट्यूट नहीं बोल सकते, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जो कंटेंट है, जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, वो किसी अदर मिल्क में नहीं है। इसके अलावा सॉलिड और सेमी सॉलिड डाइट तो बेबी ले नहीं सकता। ठीक है, तो ब्रेस्ट का इम्पोर्टेंस इसलिए है, असेसरी ग्लैंड ब्रेस्ट इसलिए क्योंकि आफ्टर बेबी बर्थ, आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, बेबी के बर्थ के बाद में ब्रेस्ट मिल्क is an important to fulfill the nutritional need of baby। बेबी की जो उसके बर्थ के बाद में जो न्यूट्रिशनल नीड है उसको कंप्लीट करने के लिए ब्रेस्ट मिल्क का काफ़ी अहम रोल होता है और बेबी को ब्रेस्ट मिल्क ही दिया जाता है। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क कंटेन करता है प्रोटीन, ब्रेस्ट मिल्क में क्या होती है? प्रोटीन्स होती है, ब्रेस्ट मिल्क में क्या होती है? प्रोटीन्स होती है। प्रोटीन्स का काम होता है बॉडी बिल्डिंग का। तो बच्चे की जो ग्रोथ है उसके अंदर, बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद में उसकी ग्रोथ थोड़ी फास्ट होती है और उस ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए ब्रेस्ट मिल्क काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार होता है, इसीलिए बोला जाता है। इसके अलावा इसमें होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, IgA, क्योंकि जितने भी बॉडीली सिक्रेशन होते हैं उसमें IgA तो होता ही है। इसके अलावा IgG इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स का महत्व ये होता है क्योंकि इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वहाँ का एनवायरनमेंट अलग होता है, और जब बच्चा माँ के गर्भ से, उस वुम्ब से, यूट्रस से बाहर आता है तो बाहर का एनवायरनमेंट अलग है। दोनों कंडीशंस
अलग अलग है, सूटेबल एनवायरनमेंट बच्चे के लिए नहीं है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में बच्चे का इम्यून सिस्टम भी मजबूत होना चाहिए, ताकि वो जो बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स है, ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, उनसे फाइट कर सके और अपनी बॉडी को सर्वाइव कर सके। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी इसके अंदर मौजूद होती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है इसमें। दूध में लैक्टोज सैकेराइड्स होती है, तो कार्बोहाइड्रेट भी होती है, जो कि नॉर्मल एनर्जी के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो ये तो वह असेसरी ग्लैंड क्यों बोलते हैं और ब्रेस्ट मिल्क का क्या इंपॉर्टेंस है। सिर्फ इतना पता है कि ब्रेस्ट जो कि एक असेसरी मेमरी ग्लैंड या ब्रेस्ट असेसरी ग्लैंड है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, क्यों है उसके पीछे का कारण ये है कि ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के लिए आफ्टर बर्थ रिक्वायर, बच्चे के सप्लीमेंट्री नीड पूरी करने के लिए ज़रूरी होता है। और ब्रेस्ट मिल्क क्यों है, क्योंकि इसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी तादाद में पाई जाती है। काफ़ी ज़्यादा माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, जिससे बच्चे की बेटर ग्रोथ होती है, बच्चे का हेल्थ अच्छा रहता है, और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अब बात करेंगे ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर्स के बारे में, इसकी संरचना कैसी होती है। तो ब्रेस्ट होता है वो बना होता है, ब्रेस्ट या फिर बोलूँ मेमरी ग्लैंड, तो ये बना हुआ होता है काफ़ी सारे ग्लैंडुलर टिश्यू का। और वह ग्लैंडुलर टिश्यू क्या करते हैं, मिल्क प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जो ब्रेस्ट है वो बना हुआ होता है, या मेमरी ग्लैंड है वो बनी होती है काफ़ी सारे ग्लैंडुलर टिश्यू की, और वह ग्लैंडुलर टिश्यू ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन के लिए। अब यो ग्लैंडुलर टिश्यू कौन से होते हैं, वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो एक बार ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपन, जैसे ये मैंने बना दिया ब्रेस्ट, ठीक है। तो ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, देखो ये जो ब्रेस्ट के अंदर होता है, ब्रेस्ट के चारों तरफ कवरिंग होती है, ये कवरिंग है, ये कवरिंग होती है वो किसकी होती है, फैट की, ठीक है। तो ब्रेस्ट के अंदर क्या होता है, एडिपोज टिश्यू भी होते हैं। तो अपन को ध्यान रखना है कि ब्रेस्ट किस किस सा बना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ब्रेस्ट की सराउंडिंग कवरिंग के बारे में कि ब्रेस्ट के सराउंडिंग क्या होता है। तो ये ब्रेस्ट जो कवर होता है यहाँ से वो सबक्यूटेनियस फैट होती है, ये क्या होती है, सबक्यूटेनियस फैट होती है। और यहाँ पे मैंने जो डार्क किया ये फैटी टिश्यू ही है जो कि ब्रेस्ट को अटैच करते हैं
फैटी टिश्यू ये होते हैं जो ब्रेस्ट को अटैच करते हैं किससे, चेस्ट वॉल से। फैटी टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू जो कि सपोर्ट करने का काम करते हैं ब्रेस्ट को, ठीक है। इसके अलावा ब्रेस्ट बना हुआ होता है काफ़ी सारे ग्लैंडुलर टिश्यू का जो कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब वो ग्लैंडुलर टिश्यू कौन से होते हैं, तो ब्रेस्ट के अंदर अराउंड 20 लॉब्स होते हैं, ठीक है। ब्रेस्ट के अंदर अराउंड 20 लॉब्स होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को अपन को समझना पड़ेगा। जैसे ये ब्रेस्ट के अंदर की स्ट्रक्चर है, जैसे ये बता दिया मैंने, ये ब्रेस्ट के अंदर लॉब्स हैं, अराउंड 20 लॉब्स होते हैं। और इन लॉब्स के अंदर क्या होती है, छोटे छोटे ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होती है। ब्रेस्ट के अंदर 20 लॉब्स होते हैं, उन लॉब्स के अंदर छोटी छोटी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होती है। उस ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर को ही लोब्यूल्स बोलते हैं, और वो लोब्यूल्स ही क्या करते हैं, मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, देखो इसको अपन थोड़ा सा ढंग से बनाते हैं, थोड़ा सा समझ में बेटर आए। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये हो गई चेस्ट वॉल, ठीक है। चेस्ट वॉल के बाद में ये हो गया स्ट्रक्चर, और ये ऊपर की तरफ है वो है सबक्यूटेनियस फैट, ये बना दी सबक्यूटेनियस। ये हो गया वो डार्क एरिया, इसको क्या बोलते हैं, एरियोला। ये डार्क एरिया हो गया जिसको बोलते हैं एरियोला। ये क्या है, निप्पल, जहाँ से मिल्क का क्या होता है, इजैकुलेशन होता है। यह है एरियोला, यह है सबक्यूटेनियस फैट। सबक्यूटेनियस फैट, ठीक है। और अंदर की तरफ स्ट्रक्चर्स होगी लॉब्स, जैसे ये तो मैंने बना दिया आपको यहाँ पे फैटी टिश्यू, फैटी टिश्यू। यहाँ पे क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू भी होंगे, कनेक्टिव एंड एडिपोज टिश्यू। ब्रेस्ट के अंदर कनेक्टिव एंड एडिपोज टिश्यू भी होंगे। इसके अलावा ब्रेस्ट के अंदर काफ़ी सारे लॉब्स होते हैं, जैसे मैंने ये राउंड ये बना दिए मैंने लॉब्स। ये बना दिए मैंने लॉब्स। तो आप ऐसे समझ को अराउंड यहाँ पे 20 लॉब्स होते हैं, ब्रेस्ट के अंदर 20 लॉब्स होते हैं। इन लॉब्स के अंदर कुछ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स होती है। इन लॉब्स के अंदर क्या होती है, कुछ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स होती है। जैसे ये मैंने इसके अंदर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बना दी एज ए अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, बाकी ऐसा होता नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग होती है। ये लोब्स होते हैं, उनके अंदर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होती है। लोब्स के अंदर है ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं लोब्यूल्स। और ये लोब्यूल्स ही क्या करते हैं, मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। लोब्यूल्स आगे जाके किस में ओपन होते हैं, लोब्यूल्स आगे जाके ओपन होते हैं, ये है लेक्टिफेरस डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट। लोब्यूल्स आगे जाके ओपन होते हैं लेक्टिफेरस डक्ट में, तो क्या होगा, मिल्क बना लोब के लोब्यूल्स में, क्योंकि लोब में क्या होती है, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि मिल्क प्रोडक्शन करती है। और मिल्क प्रोडक्शन होने के बाद में मिल्क जाता है लेक्टिफेरस डक्ट में, और लेक्टिफेरस डक्ट फिर इस ब्रेस्ट मिल्क को आगे ड्रेन कर देती है इनटू निप्पल, ठीक है। तो कहाँ बना मिल्क, मिल्क बना लोब में एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है लोब्यूल, वहाँ पे बना। लोब्यूल्स फिर आगे जाके इस मिल्क को भेजती है लेक्टिफेरस डक्ट में, क्योंकि लोब्यूल्स आगे जाके ओपन होते हैं लेक्टिफेरस डक्ट में, और लेक्टिफेरस डक्ट आगे जाके ओपन होती है निप्पल के पास। तो ये लेक्टिफेरस डक्ट जो मिल्क प्रोड्यूस हुआ उसको ड्रेन कर देती है निप्पल में,
और निप्पल में जब पॉजिटिव फीडबैक की मैकेनिज़्म होती है तो वहाँ से ब्रेस्ट मिल्क बाहर की तरफ इजाकुलेट हो जाता है। तो ये सब स्ट्रक्चर होती है। और ब्रेस्ट के ऊपर कवरिंग होती है, वो होती है सबक्यूटेनियस फैट की। इसके अलावा ब्रेस्ट बना हुआ होता है मेमरी ग्लैंड का, लोब्यूल्स का, है ना, लेक्टिफेरस डक्ट का, सबक्यूटेनियस और एडिपोज टिश्यू का, इन सब का कंपोजिशन होता है। यहाँ पे स्ट्रक्चरल जो यूनिट है वो सब बता दी। फंक्शनल जो यूनिट होती है वो होता है लोब्यूल्स। ब्रेस्ट के अंदर फंक्शनल यूनिट होती है लोब्यूल्स, क्योंकि ब्रेस्ट का काम क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन करना होता है। हालांकि ब्रेस्ट मेल के अंदर भी ब्रेस्ट क्या हो जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन मेल के अंदर ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होता। वो क्या होते हैं, ओनली रूडिमेंट्री फॉर्म के अंदर होते हैं। मेल के अंदर जो ब्रेस्ट होते हैं वो ओनली रूडिमेंट्री फॉर्म्स में होते हैं, ठीक है, वहाँ पे ऐसा सब कुछ नहीं होता। अब फीमेल ब्रेस्ट की बात हो रही है ये। अब अपन बात करेंगे, जैसे फिर अपन बोल सकते हैं कि ब्रेस्ट इज कवर्ड या सराउंडेड बाय द सबक्यूटेनियस फैट। ब्रेस्ट इज कंपोज्ड बाय द 20 लोब्यूल्स। These lobules contain small structures or glandular structures then known as lobules. These lobules are responsible for milk production, and the milk produced by the lobules is drained into the lactiferous duct. Now the lactiferous ducts will open into the nipple, and this milk will drain into the nipples. ठीक है, तो ये सब चीज़ें ये मैंने इंग्लिश में बता दिया आपको, ये सब कार्य हो रहा है। अब आगे बात करेंगे इसके बारे में कि मिल्क का रिलीज़ या प्रोडक्शन कैसे होता है, इस बारे में अपन बात करेंगे। अब ये जो वाला पार्ट है एरियोला, ब्लैक कलर का जो पार्ट है एरियोला, इसका क्या महत्व है। देखो, एरियोला लार्ज होता है जब मदर प्रेग्नेंट होती है, अराउंड 25 वीक की हो जाती है, तो ये एरियोला ज़्यादा लार्ज हो जाता है और इसका कलर और ज़्यादा डार्क पड़ जाता है, जो कि प्रेगनेंसी के साइन होते हैं। ये एरियोला होता है, इस एरियोला में क्या होता है, सीबेसियस ग्लैंड होती है, सीबेसियस ग्लैंड होती है, या फिर क्या बोल सकता हूँ, मोंटगोमरी ट्यूबरकल, जो कि क्या काम करती है, ल्यूब्रिकेंट का। ड्यूरिंग लैक्टेशन, जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है, उस समय एरियोला के अंदर जो सीबेसियस ग्लैंड होती है वो ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करने का काम करती है, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है। ये नॉर्मल ब्रेस्ट फीमेल प्रेग्नेंट लेडी का ब्रेस्ट बताया मैंने। अब बात करते हैं नॉर्मली कि जब प्यूबर्टी हिट करती है एक फीमेल लड़की को, तो उस समय भी ब्रेस्ट तो होता है, लेकिन ब्रेस्ट उस समय इतना लार्ज नहीं होता। वह जैसे नॉर्मली अपन ने कल मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात की, वहाँ पे क्या होता है, एस्ट्रोजन रिलीज होता है। एस्ट्रोजन का काम होता है वेजोडाइलेशन, एडिपोज टिश्यू का कलेक्शन करना। तो वेजोडाइलेशन एस्ट्रोजन की वजह से हो रहा है। प्रोजेस्टेरोन कुछ टाइम के लिए रिलीज होता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन लंबे टाइम तक कब रिलीज होगा, या एस्ट्रोजन लंबे टाइम तक कब रिलीज होगा, जब प्रेगनेंसी अचीव होगी। तो नॉर्मल जब प्रेगनेंसी अचीव नहीं होती तो क्या होता है, ब्रेस्ट में ये सब चीज़ें होती है, लेकिन जो एडिपोज टिश्यू होते हैं वगैरह होते हैं, एडिपोज टिश्यू या होते हैं, वो क्या होते हैं, इतने एनलार्ज नहीं होते हैं। मतलब ब्रेस्ट की साइज़ कम या ज़्यादा का कारण ये है कि प्रेगनेंसी जब अचीव होती है तो कॉन्स्टेंटली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, फिर एस्ट्रोजन कम हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन एंड ऑफ प्रेगनेंसी तक रिलीज होता है, ठीक है। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एक करता है हाइपरप्लेजिया, एक करता है हाइपरट्रोपी। तो सेल की नंबर्स बढ़ाएगा, सेल की साइज़ बढ़ाएगा। तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी अचीव होगी तो जो ब्रेस्ट है उसकी साइज़ भी अपने आप बढ़ेगी। किस वजह से, क्योंकि हार्मोन्स यहाँ पे अपना रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो रोल प्ले करते हैं। तो प्यूबर्टी से ही ब्रेस्ट की साइज़ बढ़ने लग जाती है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, और प्रेगनेंसी अचीव होने के बाद में ये ब्रेस्ट लंबे समय तक दोनों हार्मोन रिलीज होते हैं और ब्रेस्ट की साइज़ को बढ़ाते हैं, ठीक है।
ये तो ही नॉर्मल ब्रेस्ट के साइज़ के बारे में कि ब्रेस्ट की साइज़ कैसे होती है। अब क्या होता है, जैसे प्यूबर्टी से पहले क्या होता है, ये इमेच्योर होते हैं, प्यूबर्टी के बाद में ब्रेस्ट मैच्योर हो जाते हैं, मतलब धीरे धीरे एनलार्ज होने लग जाते हैं। अब जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हो गई, ठीक है, ब्रेस्ट एनलार्ज है, बच्चे की डिलीवरी हो गई, बच्चे की डिलीवरी होती है तो एक हार्मोन रिलीज होता है। जैसे ही डिलीवरी हुई, जैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हुआ, तब एक हार्मोन रिलीज होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है। जैसे डिलीवरी बेबी की हो जाती है, बच्चा मदर के वुम्ब से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ जाता है, तो एक हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है प्रोलैक्टिन। वह प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट करता है लोब्यूल्स को या ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर को टू प्रोड्यूस मिल्क। तो यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन शुरू हो गया। अब प्रोडक्शन ही हुआ है, इसका सिक्रेशन बाहर कैसे होएगा। अब जैसे मिल्क प्रोड्यूस हो गया, तो यहाँ पे जैसे ही जो एरियोला या जैसे निप्पल है, इस निप्पल को बेबी टच करेगा या एक्सटर्नल स्टिमुलाई कोई भी जो इसको टच करेगा, और एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या होगा निप्पल के लिए, वो होगा बेबी के द्वारा सक करना। ब्रेस्ट को सक करना ही क्या है, पॉजिटिव फीडबैक होगा। मतलब जैसे ही प्रोलैक्टिन रिलीज हो गया, अब मिल्क का बाहर की तरफ इजाकुलेशन होना है, मिल्क ब्रेस्ट से बाहर रिलीज होना है। तो वो रिलीज कैसे होगा, वो रिलीज होगा जब बच्चा इस निप्पल को सक करेगा। तो बच्चा जब निप्पल को सक करेगा तो यहाँ पे रिफ्लेक्सेज होंगे, वो स्टिमुलेट होगा और ये पॉजिटिव फीडबैक जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तब एक हार्मोन रिलीज करेगी, उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, अपन ने पढ़ा था, ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है। तो ये ब्रेस्ट मिल्क को ब्रेस्ट के बाहर रिलीज करने में मदद करता है। तो इससे लैक्टेशन की प्रोसेस होती है। यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होती है, मतलब जैसे ही बेबी के द्वारा ब्रेस्ट निप्पल को सक किया गया तो स्टिमुलेशन गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज़ किया ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन ने क्या किया, इस ब्रेस्ट की जो ग्लैंडुलर टिश्यू में कॉन्ट्रैक्शन करवाया और मिल्क को बाहर की तरफ इजाकुलेट करवाया। तो ये थी इसकी मिल्क प्रोडक्शन की फिजियोलॉजी। एनाटॉमी की नॉर्मल बात कर ली। ब्रेस्ट क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक असेसरी ग्लैंड है। तो असेसरी ग्लैंड ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड। ये ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड असेसरी ग्लैंड क्यों है, तो इसके पीछे का जाहिर सा कारण ये था क्योंकि जब बच्चा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ जाता है तो उसके लाइफ सर्वाइव के लिए ज़रूरी होता है ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, अब ये ब्रेस्ट मिल्क ही क्यों होता है, इसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में क्या होता है, एक तो प्रोटीन्स होती है जो बच्चे के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आने के बाद में उसकी थोड़ी सी तेज़ी से ग्रोथ होती है, तो उस ग्रोथ को सस्टेन रखने के लिए, बनाए रखने के लिए वो प्रोटीन ज़रूरी होती है। दूसरी बात, जब बच्चा मदर के वुम्ब से बाहर आता है तो क्या होता है कि मदर का वुम्ब उसका एनवायरनमेंट अलग होता है, जबकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो अलग होता है। दोनों अलग अलग एनवायरनमेंट है, बच्चे के लिए इजीली सूटेबल नहीं होता। तो इस एनवायरनमेंट में बच्चे के किसी भी प्रकार के कोई डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं जब बच्चा का इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं होता। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स ब्रेस्ट मिल्क में मौजूद होती है, लाइक एग्जाम्पल IgA, IgG। ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स इस इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करती है ताकि बच्चा बीमारियों से लड़ सके, उनकी जकड़न में ना आए। तीसरी चीज़ इसमें होती है कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है। इसलिए ब्रेस्ट मिल्क महत्वपूर्ण होता है और ब्रेस्ट को एक असेसरी ग्लैंड माना गया, किसका, रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब ब्रेस्ट बना हुआ किसका होता है, तो कि ब्रेस्ट के अंदर जो स्ट्रक्चर फिजियोलॉजिकल यूनिट होती है, जो फंक्शनल यूनिट होती है, वो होता है लोब्यूल्स। ठीक है, क्योंकि ब्रेस्ट का अंदर ब्रेस्ट बना होता है काफ़ी सारे ग्लैंडुलर टिश्यू स्ट्रक्चर्स का, और वो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर ही क्या करती है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब वो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर कहाँ होती है, देखो ब्रेस्ट के अंदर लगभग 20 लोब्स होते हैं। इन लोब्स में काफ़ी छोटी छोटी
ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होते हैं। इन ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स को लोब्यूल्स बोलते हैं। यही मिल्क प्रोड्यूस करती है। ये लोब्यूल्स आगे जाके जुड़े हुए होते हैं या आगे जाके ओपन होते हैं लेक्टिफेरस डक्ट में। डक्ट जो कि किसी को एक वे प्रोवाइड करे, एक रास्ता प्रोवाइड करे। तो मिल्क के जाने के लिए रास्ता प्रोवाइड करती है लेक्टिफेरस डक्ट। तो डक्ट में मिल्क आ जाता है। अब ये डक्ट ओपन होती है नियर निप्पल के पास में, और निप्पल से वो ब्रेस्ट बाहर की तरफ ड्रेन हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा ब्रेस्ट के चारों तरफ जो कवरिंग होती है वो सबक्यूटेनियस फैट की होती है। इसके अलावा ब्रेस्ट के अंदर लोब्यूल्स के अलावा जो स्ट्रक्चर होती है वो एडिपोज टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ब्रेस्ट के अंदर ब्लड सप्लाई भी होती है। जो थोरेसिक ब्रांचेज होती है, एक्सिलरी थोरेसिक आयोटा की जो ब्रांचेज होती है, लाइक एग्जांपल एक्सिलरी आर्टरी है ना, लाइक एग्जांपल मेमरी आर्टरी, तो ये क्या करती है, आर्टीरियल सप्लाई करती है या ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। तो आपको याद रखना है जो थोरेसिक आयोटा है उसकी ब्रांचेज है एक्सिलरी आर्टरी या इंटरनल मेमरी आर्टरी, और इसके अलावा क्या हो सकती है, वर्टिब्रल आर्टरी। तो इनके द्वारा इनको क्या होती है, वर्टिब्रल क्या इंटरकोस्टल आर्टरी। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ब्लड सप्लाई होती है ब्रांचेज ऑफ थोरेसिक आयोटा। क्या क्या ब्रांचेज हो सकती है, एक्सिलरी आर्टरी, इंटरनल एक्सिलरी आर्टरी से आगे इंटरनल मेमरी आर्टरी और इंटरकोस्टल आर्टरी। ये क्या करती है, आर्टीरियल सप्लाई करती है। नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व सप्लाई 4th, 5th, 6th थोरेसिक नर्व के द्वारा इसको नर्व सप्लाई होती है। तो ये ध्यान रखना है नर्व सप्लाई के बारे में भी। थोरेसिक नर्व 4th, 5th, 6th, ठीक है, नर्व सप्लाई होती है। ये सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई करते हैं। और अब ब्रेस्ट का प्रोडक्शन और इजाकुलेशन कैसे होता है, तो जो लैक्टेशन की प्रोसेस, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग करवाना लैक्टेशन, वो कैसे होता है। जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है तब स्टिमुलेशन जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करती है प्रोलैक्टिन। जैसे ही बच्चा वूम्ब से बाहर आता है तो प्रोलैक्टिन रिलीज होता है। ये प्रोलैक्टिन कमांड देता है लोब्यूल्स को या ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर को। ये लोब्यूल्स मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। हो गया मिल्क प्रोडक्शन। अब जो मेमरी ग्लैंड्स के अंदर जो लेक्टिफेरस डक्ट है ये फुल हो गई अब मिल्क से, ठीक है। अब मिल्क से फुल हो गई। अब मिल्क को जैसे ही ये लेक्टिफेरस डक्ट मिल्क से फुल हो जाती है, फुल भर जाती है, फिलअप हो जाती है, तो फिर वापस मैसेज जाता है किसके पास, जैसे कल क्या हो रहा था, यूट्रस के अंदर क्या हो रहा था, ब्लड का कलेक्शन हो रहा था, हीमेटोमेट्रा हो रहा था। तो यूट्रस के अंदर ब्लड का कलेक्शन हुआ तो क्या हुआ, मैसेज आगे किसके पास गया, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और पिट्यूटरी ग्लैंड ने ऑक्सीटोसिन रिलीज किया और ब्लड वेजाइना के थ्रू बाहर हो गया, तो MC विजिबल हो गई, ठीक है, कंसील्ड नहीं रही। उसी प्रकार से जैसे लेक्टिफेरस डक्ट मिल्क से फिलअप हो जाती है तो फिर मैसेज जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और वहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है, और एक्सीटोसिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करा के मिल्क को एरियोला से बाहर इजाकुलेट करवा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एरियोला के चारों तरफ एक ब्लैक कलर का डार्क स्किन या डार्क स्कार टाइप में डार्क स्कार या डार्क स्किन होती है जिसको एरियोला बोलते हैं। इस एरियोला में काफ़ी ज़्यादा तादाद में सिबेशियस ग्लैंड या मोंटगोमरी ट्यूबरकल होती है, जो कि क्या करती है, आगे जाके लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने का काम करती है ड्यूरिंग लैक्टेशन। तो ये तो अपनी स्ट्रक्चर थी ब्रेस्ट, और इसी के साथ अपना जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।